रेवड़ी बांटना क्या, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे हैं, हम भी तो पब्लिक से ही वसूलते हैं। तो पब्लिक का पैसा अगर पब्लिक को दे रहे हैं तो रेवड़ी बट गई क्या? छूट तो 200 रुपये की आ रही है और ये 1200 रुपये हमसे किस बात के ले रहे हैं? विशेष अधिभार सरकार की नाकामी का है और जनता भुगत रही है। देखिए अलर्ट भारत न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात अलर्ट भारत न्यूज के साथ, ओनली ऑन अलर्ट भारत न्यूज। रेवड़ी बांटना क्या, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे हैं, हम भी तो पब्लिक से ही वसूलते हैं। तो पब्लिक का पैसा अगर पब्लिक को दे रहे हैं तो रेवड़ी बट गई क्या? छूट तो 200 रुपये की आ रही है और ये 1200 रुपये हमसे किस बात के ले रहे हैं? विशेष अधिभार सरकार की नाकामी का है और जनता भुगत रही है। देखिए अलर्ट भारत न्यूज की विशेष प्रस्तुति ओनली ऑन अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार, अलर्ट भारत न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अलर्ट भारत न्यूज अपने मुद्दों के लिए जाना जाता है, आप तक पहुंचाई जाने वाली जानकारी के लिए जाना जाता है। तो आइए अलर्ट भारत न्यूज पर एक बार फिर से नए मुद्दों के साथ, नए मेहमानों के साथ हम चर्चा करते हैं और आज के मुद्दे बड़े खास हैं और हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं। आइए जरा उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। मेरे ठीक दाईं तरफ बैठे हैं मनोज जोशी जी। आप IT सेल प्रदेश संयोजक रहे हैं बीजेपी के और वर्तमान में आपकी खास बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको ट्विटर पर फॉलो करते हैं। ये हमारे लिए और हमारे शहर के लिए बड़े गर्व का विषय है। सर, स्वागत है आपका। और इसी कड़ी में दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल शर्मा जी। आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और वर्तमान में प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। आप राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक हैं और आज आपको सुनने का अवसर हमें मिला है। सर, आपका स्वागत है। चलिए हम मुद्दों की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल मेरा गोपाल जी से है। गोपाल जी, राजस्थान की राजनीति में आजकल हम देख रहे हैं कि खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं राजस्थान की राजनीति की। गोपाल जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे CM साहब जो हैं उनका राष्ट्रीय पटल पे चर्चा होती है कि भाई अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जब उनका कार्यकाल समाप्त होने को है तब उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया है, बहुत सारी योजनाएं देना शुरू कर दी, लोगों को फ्री में मोबाइल बांट रहे हैं, वो अलग अलग योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, वो अखबारों के पन्नों पे और टेलीविज़न की खबरों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि देखिए हम महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। तो क्या 4.5 साल में ये याद नहीं आई थी कि हमने जनता को राहत देनी है महंगाई से? आखिरी के 6 महीनों में ऐसा विपक्ष कह रहा है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, जब तो वो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी बात कैसे कहेंगे वो? किसी की भी अच्छाई का बुराई नहीं करेंगे तब तक उनको सुनेगा कौन जी? तो ये तो बातें करने के लिए बहुत होती है। लेकिन अशोक जी गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने पिछले जो 2 टर्म थे उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं दी, बहुत काम किए और इन 4 सालों में उन्होंने शुरू से काम शुरू किए हैं। और जब अभी जो कार्य चल रहे हैं, अभी आपको ये चिरंजीवी योजना को अभी आप समझ लें साल भर ऊपर हो गया और आपको एक्सीडेंटल जो आपको बेनिफिट दिया है वो भी काफ़ी पुराने मुद्दे हैं। तो ये सारे मुद्दे चलते रहे हैं और जब अब इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लोग बाग जागरूक नहीं होने से लोगों को पता नहीं है, तो इन जागरूकता बताने के लिए और जानकारियाँ देने के लिए उन्होंने कैंप लगाए ताकि लोगों को A to Z नीचे से ऊपर तक लोगों को पता चले कि काम क्या हो रहे हैं, किस स्टेज पे चल रहे हैं। लोगों को जुड़ाव करने के लिए ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। प्रेस इस बात को नहीं बताती है ना सच्चाई क्या होती है, लेकिन लोगों के बीच में जाने के लिए ये सब तरह के कार्यक्रम करने पड़ते हैं, इसलिए कार्यक्रम करते हैं जी। बाकी ये मुद्दे रेवड़ी बांटने की वाली बात तो नहीं है। रेवड़ी बांटना क्या, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे हैं, हम भी तो पब्लिक से ही वसूलते हैं। तो पब्लिक का पैसा अगर पब्लिक को दे रहे हैं तो रेवड़ी बट गई क्या? ये रेवड़ी बांटने का काम नहीं है। पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिलना चाहिए। पब्लिक से हम टैक्स वसूल करते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठता जब टूथपेस्ट से लेकर रात को सोता जब तक टैक्स देता है, उस टैक्स का वापस भरपाई भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। वो टैक्स किसके लिए लेते हैं? जनता की सुख सुविधाओं के लिए, सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए। कई मुद्दे हैं, उन चीज़ों पे काम करने के लिए सरकार को चुना जाता है और जनता को राहत नहीं तो फिर वो सरकार किस काम की? मैं मनोज जी के पास आना चाहूँगा। मनोज जी, गोपाल जी ने जैसा कहा कि ये जनता का पैसा हम जनता को लौटा रहे हैं स्कीम्स के रूप में, महंगाई राहत कैंप के रूप में। आप क्या कहेंगे कि महंगाई राहत कैंप आखिर के 6 महीने में ही शुरू किए जाने थे या बहुत पहले हो सकते थे? क्या कहेंगे? चुनावी वर्ष है और चुनाव के अंदर इस तरह से कांग्रेस करती आई है। अशोक जी की पिछली बार की सरकार थी तो उन्होंने वो फ्री दवाई वाली योजना लाए थे
परिणाम पता है, वसुंधरा जी आई थी सरकार। अभी फिर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना हर राजनीतिक दल का धर्म है, पर जनता ने अपना मन बना रखा है, फैसला भी लिखा है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जो फ्री मोबाइल कल से ही बांटे शायद सरकार ने जी, और उसमें एक गुड़िया थी, उसने कहा कि सरकार दे रही है फ्री में तो मैं ले लूँगी, पर वोट बीजेपी को ही दी। तो ये फ्री की रेवड़ी की कहानी गुप्जी भाई साहब को समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरा पार्ट कि अगर आपको लगता है कि कर लेकर के बांटना है तो कर मत लो। कर जो व्यवस्था है वो तंत्र को चलाने के लिए है। लोकतंत्र के दो हिस्से हैं, जनप्रतिनिधि एक पार्ट में है और इस तंत्र को चलाने के लिए एक प्रशासनिक वर्ग है जी। तो इसके लिए एक पूरा एक कर व्यवस्था के अनुरूप काम हुआ है। अगर कर सरप्लस है आपके पास तो जो बिजली के ऊपर जो अधिभार लगा रहे हो आप उपभोक्ता पे, आप क्यों लगा रहे हो? ठीक है, कल आपने कह दिया कि साहब घरेलू उपभोक्ताओं पे, क्योंकि उनको लगा कि बैकलैश आ रहा है, जनता हमको मारेगी पीटेगी, अब चुनावों के अंदर परिणाम विपरीत मत से आएगा ऐसा लगता है, क्योंकि एक फ्री का मोबाइल के ऊपर ही लड़की कह रही कि ये मिल रहा है इसलिए ले रहे हैं, बाकी हम इनके साथ नहीं हैं। तो ये मानसिकता जनता की बता रहा है। दूसरा पार्ट कि आपने कहा कि साहब जनता को हम ये सरचार्ज नहीं लेंगे। कॉमर्शियल इंडस्ट्री ने क्या पाप किया? आपका गलती है, आपकी प्रशासनिक नाकामी है, आपकी अकर्मण्यता है। अच्छा कोयला आप नहीं खरीद रहे हैं, टाइम पे कोयला आप नहीं खरीद रहे हैं और पेनल्टी आप उन प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हो जिनको आपने वो विद्युत तंत्र संचालन के लिए दिए हैं। आपकी अकर्मण्यता का भुगतान कौन कर रहा है? जो आपको करना है। ऐसा है तो कांग्रेस सरकार के जितने विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी अपना पैसा है वो देना उन कंपनियों को, क्यों जनता से ले रहे हैं? विषय को समझना होगा। एक एक इंडस्ट्री के ऊपर 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 5-5 लाख का विद्युत अधिभार का बिल आ रहा है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पे जाके पूछिए, वो कहता है यार कि समझ में ही नहीं आ रहा है बिल, छूट तो 200 रुपये की आ रही है और ये 1200 रुपये हमसे किस बात के ले रहे हैं? विशेष अधिभार सरकार की नाकामी का है और जनता भुगत रही है। गोपाल जी से जानना चाहूँगा कि ये क्या है इसका जवाब कि विशेष अधिभार वो सरकार की नाकामी का है, ऐसा कहना है विपक्ष का, क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष का तो काम ही यही है, जो सरकार में होता है उसकी नाकामी गिनाए जी। उन चीज़ों को वो हाईलाइट नहीं करना चाहेंगे, वो उन चीज़ों को कभी अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहेंगे। चाहे आप सोने के हार पहना दें तो भी विपक्ष के गले में नहीं उतरता। एक सेठ जी की कहानी थी कि उन्होंने एक मकान बनाया और मकान बनाने के बाद जब सब जाने लगे तो एक दोवा भर के सबको मोती बांटा। अच्छा। तो मोती बांटा तो उसमें भी उन्होंने नीचे खड़े रख के लोगों ने कह दिया कि भैया थोड़ा सा और ढीला रखता तो शायद और ज़्यादा मोती आ जाते हैं। तो कहने के लिए बहुत चीज़ें हैं जी। तो विपक्ष को तो मौका चाहिए। अब आप देखें, जब राजीव गांधी थे, आज 21वीं सदी में आप बैठे हैं, ये आज ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये किसकी देन है? क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में? 70 साल में देश को आज़ादी से लेकर ऊपर तक चला। 7 साल 8 साल में मोदी जी आए हैं। मोदी जी ने जिस तरह के अधिभार बढ़ाए हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, 300 रुपये का सिलेंडर आज 1100 साढ़े 1100 रुपये का सिलेंडर, 50-60 रुपये का पेट्रोल डीजल आज 100 के ऊपर जा रहा है। ये महंगाई नहीं, इसकी वजह से क्या है? सारी चीज़ें महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, घी महंगे हो गए, तेल महंगे हो गई, छोटी छोटी नमक और मिर्च में भी टैक्स लगा रहे हैं। ये क्या मुद्दे हैं? जो चीज़ें जनता को वैसे ही सुख सुविधा देनी चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। जनता को राहत देने के लिए हम लोग सत्ता में आए, न कि जनता को तकलीफ देने के लिए। आपने कहा जनता को राहत देने के लिए आप सत्ता में आए और इसलिए महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान का एक कड़वा सच है कि एक टर्म में बीजेपी आती है, एक टर्म में कांग्रेस। तो इस टर्म में आप कह रहे हैं कि आपने जनता को खूब राहत दी, खूब सारा अच्छा काम किया, तो आपको लग रहा है कि गहलोत पार्ट 2 आएगा? जैसा मनोज जी ने कहा है कि जनता के पास फैसला सुरक्षित है। अभी आपको एक उदाहरण मिलेगा। अभी 3 दिन पहले 9 तारीख को राहुल गांधी मानगढ़ आए थे जी। जो जनता में जो उत्साह था, जिस तरह से वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है, वो ऐसे ही नहीं हो गई किसी के पीछे। 12-13 लाख लोगों करीब वहाँ संख्या में लोग थे। ऊपर से आप नज़र डालें तो नीचे तक रेला चल रहा था। मैं खुद वहाँ गया, मौजूद था। मुझे 4 घंटे बाहर निकलने में लगे हैं, ऊपर से नीचे उतर के सड़क क्रॉस करके गड़ी पहुँचने में। मतलब इतना उत्साह लोगों में क्यों है?
क्योंकि वो राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर की यात्रा क्यों करी? पागल है। जो सोने के चम्मच लेके घर में पैदा हुआ, जिसके बाप दादाओं के कपड़े धुलने के लिए विदेशों में जाया करते थे, उन्होंने अपनी सारी कोठियाँ देश को दे दी। वो चोर हैं, उनके ऊपर तोपों के वो लगा दिए और सरकार में आने के लिए क्या मुद्दे थे? कौन सी तोप थी जो मुद्दा राजीव गांधी के ऊपर लगाया और सत्ता से उनको हटाया? बोफर्स तोप। आज वो जो हमारी बॉर्डर पे जो लड़ाइयाँ हुई है वो बोफर्स तोप ही काम आई है। वो तोपों के नाम से ये मुद्दे होते हैं चुनाव जीतने के लिए। दूसरा मुद्दा आ गया, राम मंदिर के नाम का चुनाव जीत लिया, मंदिर बनाएंगे। तीसरा मुद्दा कुछ और ले आएंगे। ये मुद्दों से राजनीति करना, महंगाई और चीज़ों पे जनता की सुख सुविधाओं के लिए जो आप देना चाहते हैं उन चीज़ों को आगे लाइए। भ्रष्टाचारी है कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस होती ना तो 70 साल तक जनता उनको नकार देती। तो आप श्योर हैं कि अगर आदिवासी दिवस पर 3-4 लोगों की भीड़ आ जाती है तो अब हम सरकार भी रिपीट करेंगे? आप श्योर हैं? उत्साह देख के लगता है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति। लेकिन उत्साह तो आपके कांग्रेस में सचिन पायलट साहब के पास भी बहुत है, उनके उत्साह को कैसे कंट्रोल करेंगे? उत्साह है और कांग्रेस के साथ है और मजबूती से वो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। लेकिन वो तो चाहते हैं कि वो सीएम बने, तो उस समय की बातें हैं। आज सीएम अशोक गहलोत हैं, कल का हो सकता है वो सीएम बन जाए। वो तो वक्त बदलता रहता है। लेकिन ये कहानी सर सिर्फ सचिन पायलट पे आकर नहीं रुकती है, कितनी सारी चीजें हो गई हैं। लाल डायरी को अगर आप लें, वो गुड़ा साहब एक अलग कहानी अपनी कहने को जा रहे हैं, वो भी चीज आपके सामने आ जाएगी। तो सच्चाई क्या है ये लाल डायरी का? लाल डायरी का मुद्दा जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। ये तो प्रेस में और सब जगह जो मौका मिलता है बात करने का, आज कोई छोटी सी मैंने कोई गलती कर दी तो वो सारा मुद्दा पूरे उदयपुर में छा जाएगा। एक अखबार वाला छोटा सा लिख दे कि गोप जी ने ये कर दिया तो उस बात पे चर्चा होगी जी, 3-4 दिन चर्चा चलती है जी, फिर सही मुद्दा होगा तो सामने आएगा जी, जो भी आपके सामने होगा। मैं मनोज जी के पास आना चाहूँगा। मनोज जी, कांग्रेस पूरी तरह से उत्साह में है। उनको लगता है कि विश्व आदिवासी दिवस पर जब वो भीड़ जुटा लेते हैं और खूब सारी घोषणाएं कर देते हैं अलग अलग वर्गों के लिए, तो उनको लगता है कि सब उनके पक्ष में हो रहा है। आपको लगता है कि ये हवाएं बदल रही हैं और उन्हीं के पक्ष में रहेगा या फिर मुद्दा इधर आएगा? मुद्दा ऐसा देखो तो कोई विशेष नहीं है। हर राजनीतिक दल का समाज में एक स्थान है जी, और उसके फॉलोअर्स हैं। तो उस क्षेत्र में अगर जैसा वैसा बता रहे हैं कि 3-4 लाख लोग इकट्ठे हुए तो उसका पार्टी के नेता आया तो फॉलोअर आएंगे जी। मोदी जी आते तो भी 10-12 लाख आते हैं, वहाँ पे भी 10-12 लोग थे, वहाँ भी 10-12 लाख आ गए। तो विषय वहाँ से अगर आकलन कर लो कि फिजा बदल रही है तो वो आकलन गलत है। फिर फिजा निश्चित रूप से बदलेगी जी। और चिंता है तब रोज टीवी पे अखबार में कोई अखबार नहीं, एक पन्ना 2-2 पन्ना अशोक जी गहलोत ऐड पे ऐड दिए जा रहे हैं। जनता का पैसा वहाँ पे जा रहा है। क्या आवश्यकता? अच्छा काम किया है तो काम बोलता है, ऐड नहीं बोलना चाहिए। ऐड तो भाजपा की सरकार भी दे रही है जी। आज आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रोज ही ऐड डाल रहे हैं जी। उनका मुख्य मध्य प्रदेश से राजस्थान में क्या लेना, उनके पत्रिका में यहाँ भी फोटो छप रहे हैं जी। तो ये तो सब आजकल तो कॉमर्शियल एक्टिविटी है एक पार्ट जी, जिनके अपने पैकेजेस हैं उसके हिसाब से। पर जिस हिसाब से मैं रोज़ सवेरे अखबार देखता हूँ, 4 अखबार आते हैं, चारों अखबार में अशोक जी के दर्शन हो जाते हैं सवेरे जी, और राहत वगैरह परिणाम बोलेगा जी। और इस बार परिणाम ऐसे आएंगे कि 2029 के भी जब वापस चुनाव होंगे, 2023 के बाद में 5 साल बाद 2028 में होंगे, तब ये विषय नहीं आगे पानी पलटना है, हवा पलटना है, तब ये कि वापस भाजपा ही चाहिए। ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और ऐसा रहेगा तो और कितनी सारी चीज़ें सामने आएंगी सर। अभी जैसे विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है, कहता है कि भाजपा जो है शिक्षा पे काम नहीं कर रही, वो सामाजिक भाईचारे पे काम नहीं कर रही, वो देश की तरक्की पे काम नहीं कर रही, वो मंदिर मस्जिद पे काम कर रही है, वो ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर आते हैं। आप क्या कहेंगे भाई, ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, हम जो अभी जो चल रही है खोज, तो ये सच में उस मंदिर के अस्तित्व की खोज चल रही है या फिर ये धार्मिक मतलब कट्टरता का कहीं एक उदाहरण है? क्या कहेंगे आप? इसको ऐसा कह सकते हैं अपन, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है जी, ज्ञान का विषय है, इस सृष्टि के निर्माण का विषय है। ये भी सत्य है कि औरंगजेब ने
आदेश पारित करे थे। वो राष्ट्रीय अभिलेखागारों में भी है, बीकानेर के वहाँ जो म्यूज़ियम में उसमें भी उसकी एक प्रतिलिपि पत्र की है। औरंगजेब का जो फरमान था, शाही फरमान की इस मंदिर को तोड़ा जाए। पर ये काशी विश्वनाथ नहीं, काशी विश्वेश्वर का मंदिर, विश्व के ईश्वर। और ऐसा हमारी सनातन मान्यता में है कि जो काशी विश्वेश्वर का जो मंदिर है, इसके पाताल लोक में धरती का केंद्र बिंदु है। हम अगर उसको हटाते हैं, तोड़ते हैं, उसका स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम सृष्टि के मूल नियमों से परे जाकर के सोचने विचारने का काम कर रहे हैं। और जो कोई भी इसमें विवाद कर रहा है, वो या तो इस सनातन सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है। उसके हो सकता है राजनीतिक कारण हो, उसके कुछ और पंथिक कारण हो, वो एक अलग विषय हो सकता है। पर जब तक हम मूल को नहीं समझेंगे, मूल को नहीं पकड़ेंगे, तो फिर मीडिया भी कहेगा इसको, कह रहे ये तो धार्मिक मसला है। इसमें सर एक कानूनी पेच आ रहा है कि सन 1991 में जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, तो वो एक एक्ट लेकर आए थे, वर्शिप एक्ट, और उसके तहत ये क्लियर था कि भाई 15 अगस्त 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं, तो 15 अगस्त 1947 के बाद उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। जिस तरह से वो एज इट इज़ उसमें पूजा पद्धति वो सब चीज़ें वैसी रहेंगी। तो अब अगर हम ज्ञानवापी का सच तलाशने निकलेंगे और वहाँ पे मंदिर निकलता है, तो क्या ये उस एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा? इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? इसमें जो जिन्होंने लगाई है, जैन साहब ने रिट्स लगाई है, और कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान ले लिया कि इस पे 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता है। तो इस पे अपन बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करें, वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे चर्चा करके कोर्टों में ये विषय चल रहा है। इसके तो अपन आगे बात करेंगे। मैं गोपाल जी के पास से सवाल ले जाना चाहूँगा। सर, आप क्या कहेंगे वर्शिप एक्ट के बारे में, कि इसके विषय में चर्चा की जानी चाहिए या फिर वो कोर्ट का विषय है, उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या कहेंगे? ये जन भावना का विषय है। और आप देखें कि जब भी सत्ता परिवर्तन होती है, इस देश में भारतीय संस्कृति मूल थी, हमारे राजे महाराजे थे, लेकिन जब से हमारे देश के ऊपर हमले हुए, आप समझे होंगे कि गोरी आए, गजनी आए, खिलजी आए, लोधी आए, फिर मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। हर व्यक्ति अपना झंडा फहराने की कोशिश करता है और अपना अस्तित्व बताने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों को मिटाकर नई चीज़ों को स्थापित करने की कोशिश करता है। जो अस्तित्व हमारा है, वो अस्तित्व बदल दिया जाता है वक्त के साथ साथ जी। तो लेकिन जब वातावरण जब बदलता है और परिस्थिति और समय के अनुसार हम लोगों को ये देखना चाहिए हम हमारी सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखें, देश में मानवता को जिंदा रखते हुए, सबकी भावनाओं को कद्र करते हुए हमारे संस्कृति को भी हम जिंदा रखें, लोगों की भावनाओं की हम कद्र करें, और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर हम उसका जो निर्णय है उसको हम मान्य करें जी। इसका ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। आपकी बात को मैं सहमत करता हूँ जी। मनोज जी की बात को भी सहमत। चलिए, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार जो है, बीजेपी एक पार्टी जो है पूरे देश में काबिज है और सब जगह लगभग उनकी सत्ता है, सारे राज्यों में, एक आध जगह छोड़ के जहाँ पे आप लोग हैं, राजस्थान में है, एक आध जगह और आप हैं। लेकिन फिर भी अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो क्या वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना सही समय पे सही कदम था, या वो एक विपक्ष की खींच थी कि भाई हमें तो किसी भी तरह से, भले ही एक साल बचाओ सरकार का, हमें तो गिराना है उसे, या हमारे राहुल गांधी की इन्होंने सदस्यता भंग करने की कोशिश की, हम तो बदला लेंगे, हमें गिराने की कोशिश करनी है। इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आप लाए और कल जो खारिज हुआ, उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, आप इस मुद्दे को उस हिसाब से ना देखें कि कोई विपक्ष की खींच है या वो है, ऐसा मुद्दा नहीं होता है। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात को कहने का अधिकार होता है, और लोकतंत्र में चुने हुए नुमाइंदे लोगों ने उनको चुन के भेजे हैं, तो वो अपनी बात करने के लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की उनके साथ जनभावना होती है। राहुल जी के साथ जो हुआ, वो किस मुद्दे को लेकर मानहानि का दावा हुआ, जबकि एंकर ने पूरा क्लियर किया है कि मानहानि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर लगाई जाए तो मानहानि कहलाई जाती है, लेकिन एक मुद्दा बनाया गया समाज और संस्था के ऊपर या किसी जाति के ऊपर कोई मानहानि नहीं लगती है। ये आपके कोर्ट ने भी इस बात को माना है। तो इस मुद्दे को बनाकर उनको बर्खास्त किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बहाल किया है और आज वो पार्लियामेंट में है। तो
ये तो अविश्वास प्रस्ताव तो आते रहे, जी लेकिन उनसे सरकारें गिरती नहीं है। जी सच्चाई और अच्छाई की बात होती है। हम जो राजनीति में हम लोगों ने चुन के जिनको बेचते हैं, उनका दायित्व तो ये है कि वो सभी को खुश रखें, सबका काम करें। कोई विरोधी भी है तो मेरे घर पे भी कोई मेरा विरोधी है तो मैं सोचूंगा कि मैं उससे प्रेम से बात कर उसके विरोध को खत्म करने की कोशिश करूं। वो क्या चाहता है, देश क्या चाहता है। हमको सामूहिक मुद्दों को देखना चाहिए, न कि पर्टिकुलर किसी चीज को देखना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को, जब सबको पता है कि भाई अगले साल चुनाव होना है देश में और उससे पहले अगर बाई चांस सरकार गिर भी जाती, फिर से इलेक्शन हो जाता, तो क्या देश की जनता पे एक और इलेक्शन का बोझ लाद पाना वो सही था? ये अविश्वास प्रस्ताव को किस नज़र से आप देखते हैं? कई बार क्या होता है, सदस्यों का एक विशेषाधिकार होता है वही कि मुझे देना है। हम वो देखते हैं कई बार, एक वो छोटा बच्चा होता है ना, वो घर में जिद करता है और वो कुछ चीज़ मांगता है, कोई नहीं देता है, तो वो उसके दादा या बड़े जो होते हैं उसके वो कुश्ती लड़ता है। हासिल उसको कुछ नहीं होता है, वो उनको अपने घर के बड़ेरों को और जो उस घर की सत्ता को संभाले उनको हिला भी नहीं सकता है। और उसका वो एक वो खींचपना जो है ना, तो विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके नन्हे बालक की खींच के समान। क्या करूँ, ये तो कर ही सकता हूँ, तो मेरे हिस्से में क्या चीज़ है, ये मेरे हिस्से में ये अविश्वास प्रस्ताव तो है ही है, ये तो मैं ला ही सकता हूँ। वो अलग बात है, वो जानते थे कि संख्या बल में भी नहीं है, तार्किक बल में भी वो नहीं है, विचार बल में भी नहीं है, विषय वस्तु नहीं है उनके पास, पर हम हैं तो, क्योंकि लोकतंत्र का स्वरूप ऐसा है कि जिनको चुन के भेजा गया है जी, कुछ जगह से चुन के जाते हैं, कई जगह जैसे आपने कहा जी कि अधिकांश जगह हमें, पर कुछ जगह हम नहीं हैं। तो कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ से ये जीत के आते हैं विपक्ष, तो वो उनको अपनी बात कहनी, तो अपने क्षेत्र में जाके कहेंगे क्या, तो वो उनको कहने के लिए ठीक है, इसलिए बोला है। तो आप जिन नादान बालकों की बात कर रहे हैं, वो नादान बालक तो ये भी कह रहे हैं, आपके विपक्ष के नादान बालक तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो मणिपुर मुद्दे पे चुप रही 70-80 दिनों तक, और कल भी अगर जब सदन में चर्चा चल रही थी तो 2 घंटे के दौरान सिर्फ 2 मिनट जो है उन्होंने मणिपुर मुद्दे को दिए। क्या कहेंगे आप? मणिपुर मुद्दे पे गृह मंत्री जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से उस समस्या का आंतरिक बाहरी कारण बताए, राजनीतिक कारण बताए, और ये समस्या कब से कहाँ से खड़ी हुई। ये भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की 6 साल से वहाँ सरकार है, दूसरी बार चुन के आए हैं। उन 6 सालों के अंदर रोड ब्लॉकेड, कर्फ्यू वगैरह नहीं हुए। इससे समझना चाहिए कि जिनकी रोजी रोटी इन विषयों से चलती थी, उनको कैसे ही तो अपनी रोजी रोटी चलानी है ना, वो कैसे रुकेंगे। फिर गृह मंत्री जी ने ये भी बताया कि म्यांमार से जो हमारी बॉर्डर है वो बिल्कुल पोरस है, खुली बॉर्डर है, इधर से आवागमन आना जाना चालू है। यहाँ तक उन्होंने स्पष्ट किया कि वहाँ पे मिलिट्री रिजीम नहीं है, कुकी विद्रोही जो वहाँ पे हैं वो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप है, उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो वो भाग करके इधर आए। और वहाँ पे ये भी सर्वविदित है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक ड्रग कार्टेल है, उसको पिछले 6 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के साथ उनके साथ मिलकर उनका बहुत दमन किया है। तो उनके आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं, और वो सारा जो तंत्र है वो पहाड़ों में ऊपर चल रहा है। जब दमनकारी उनको लग रहा है कि हमारा व्यापार जा रहा है, पर वो गैर कानूनी कार्य हो रहे थे, उस पर जब रोक लग रही है तो उन्होंने नीचे, और चूंकि सरकार के अंदर अधिकांश मैतेई हैं, तो उन्होंने उसको एक सिस्टम बन गया है कि कुछ नहीं हो तो अराजकता फैलाओ। अब इसमें बहुत सारे तत्व हैं। गृह मंत्री जी ने कहा कुछ विषयों को तो मैं नहीं भी बोलूँगा क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं करता है, हमारा कहते हैं इंटेलिजेंस का कुछ ऐसा पार्ट है और जिस शपथ के मैं बंदा हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, वो विषय सबको पता है, उन्होंने ऐसा भी कहा। मैं गोपाल जी के पास आना चाहूँगा। गोपाल जी, इन्होंने कहा कि मणिपुर मुद्दे पे अराजकता फैला रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार में बैठे हैं, सरकार उनके पास है, इतना कुछ कोई अराजकता फैला नहीं सकता। आप इसके अंदर, और अभी आपने, मनोज जी ने भी बहुत सी बातें कही कि ड्रग्स की भी वो होती है, वो होता है, लेकिन आप गहराई से जाएं, वो आदिवासी बेल्ट है, और आदिवासियों के किसी चीज़ पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा
कुछ मुद्दे को प्राप्त करने के लिए कोई नई दिशा दिखाना चाहेगा, किसी दूसरे लोगों को वहाँ प्रलोभन देने की योजना बनाई जाएगी, तो वहाँ ये अराजकता पैदा होगी। इसके पीछे क्या कारण है, इनकी गहराई से जांच कराई जानी चाहिए। कौन लोग वहाँ नजर गड़ाए बैठे हुए हैं और उस क्षेत्र में क्या चीजें मौजूद है, उनको प्राप्त करने के लिए किन की नजरें लगी हुई है, आप थोड़ा सा इन सब चीजों की तरफ देख, इसकी जांच कराई जाए जी, तो आपके सामने सारे मुद्दे आ जाएंगे। बाकी वहाँ विपक्ष इतना वो नहीं है कि वो जाके उन चीज़ों को, उन लोगों आदिवासियों को भड़काएंगे या उनको करेंगे। कांग्रेस तो शुरू से कह रही है कि भाई कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है कि उसके ऊपर बोल ही नहीं रहे। बोलना चाहिए ना प्रधानमंत्री जी को। जी मनोज जी, सहसा ऐसा होता है कि वहाँ के हाई कोर्ट के जज मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का एक निर्णय देते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सूचित किए बगैर, उनको अनुशंसा करे बगैर या उनका व्यू जाने बगैर। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि उसके पश्चात ही ये सारी समस्या खड़ी हुई है। ये जांच का विषय है। सही कह रहे कि हैं। वो व्यक्ति कौन, क्यों, जी, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, 6 साल से व्यवस्थित चल रहा है काम। सहसा एक दिन एक आदमी, एक किसी ने नहीं मांगा है, वो चल रहा है। राज्य सरकार से अनुशंसा मांगनी चाहिए थी, केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था। राज्य में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, उनसे नहीं पूछा गया। उसके बाद में एक व्यक्ति निर्णय देता है, उंगली कहाँ जाएगी? आप समझदार है, जनता समझदार है, विचार करे वो व्यक्ति कहाँ से है, क्या विचार है। क्योंकि एक जब भाई साहब ने कहा अभी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, तो सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने कहा कि मेरा भाई कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी है, मेरे पिताजी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, ये चलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत उत्साह में है। उनको लगता है कि भाई हमने पूरे भारत को जोड़ लिया है और अब 2024 में हम सत्तारूढ़ हो जाएंगे, शासन हमारा होगा। आप किस दृष्टि से देखते हैं? विपक्ष में जो भी बैठता है सत्ता पाने के लिए अलग अलग उपक्रम, अलग अलग प्रयास करता है। विचार आया होगा गांधी जी की दांडी यात्रा से, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी भारत जोड़ो की, मैं भी करता हूँ। लोकतंत्र में सबको अपना तरीके से अपने बात रखने का, अपने लोगों से जोड़ने का मौका मिलना चाहिए, और मिलता है, सरकार भी देती है, वो भी गए। पर उसके बहुत सारे जो उसमें जितने इवेंट एक्टिविटीज़ करी, उसके सत्य भी सबके सामने हैं कि वो चेहरे कौन थे। वो मालूम पड़ा कि जिस ट्रक के अंदर वो जा रहे हैं वो उन्हीं का पदाधिकारी है। तो ये सब जनता समझती है, सोशल मीडिया है, सब चीज़ खोल खाल के उधेड़ करके पोस्टमार्टम करके सामने रख देता है कि मंशा कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। ये जो भारत जोड़ो की यात्रा है, इसके अंदर ये सोचना चाहिए कि जब जहाँ से यात्रा चली, उसके कुछ समय पश्चात क्या क्या परिस्थितियाँ, कहाँ देश में क्या क्या हुआ, जानना चाहिए। सोशल मीडिया पे सब कुछ क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। जब विपक्ष मिलता है तब देश में क्या हालात बनते हैं। कुछ ना कुछ एक नया बखेड़ा हिंदुस्तान में खड़ा होता है, जिसमें भारत का सामाजिक राजनीतिक ताना बाना तोड़ने का, बिखेरने का एक उपक्रम खड़ा होता है। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ट्रक में चढ़ते हैं तो वो ट्रक भी इन्हीं का कोई व्यक्ति चला रहा होता है, अगर वो किसी किसान के खेत में जाके धान की रोपाई करते हैं तो वो खेत भी उन्हीं का होता है। आप ऐसा कह रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं गोपाल जी? ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान होता है, जो भी चीज़। सोशल मीडिया तो आज की तारीख में, जैसा मनोज जी बता रहे हैं जी, वो तो पुराने इतिहास को भी नया लिख देंगे। आप समझना इस चीज़ को जी। लेकिन सच्चाई जो थी, राहुल गांधी यात्रा करने क्यों निकला? जी। उसको सत्ता का लोभ नहीं है कि वो सरकार में फिर आ जाएंगे। जी। सरकार बनाने के लिए वो बनता ना, तो आज के पहले जब मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, उस समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। जी। पूर्व बहुमत की सरकार थी, सोनिया गांधी भी बन सकती थी और राहुल गांधी भी बन सकते थे, लेकिन उन्हें उस पोस्ट का कोई मोह नहीं था, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। दूसरे टर्म में भी वो बन सकते थे, दूसरे टर्म में भी नहीं बने।
लेकिन वो जनता का दुख जानने के लिए जनता के बीच में जाना चाहते थे और हर व्यक्ति से गले मिले हैं वो। क्या बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर, जो भी लोग उनको मिले उनको जाना उन्होंने कि उनकी तकलीफ को पहचाना उन्होंने। सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाला व्यक्ति सड़कों पे नहीं चलता 4,500 किलोमीटर पैदल और एक बनियान में घूमे, कई मुद्दे बताए, कोई उनकी फीते बांध रहा है, कोई किसकी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कई मुद्दे बहुत से मीडिया में चलते रहे। यूनिवर्सिटी है आजकल, ये यूनिवर्सिटी बहुत फास्ट चल रही है जी, तो कई बातें बताने के लिए बहुत होता है जी। लेकिन हम तो एक चीज़ जानना चाहते हैं, जी। सत्ता में कोई भी रहे जनता को राहत देने के लिए आना चाहिए, ना कोई मुद्दों को लेकर चलना चाहिए। मुद्दों से राजनीति का हमें पक्ष छोड़ना चाहिए, हमें जनता के बीच में जाकर उनकी तकलीफों को सहन और समझने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो भी मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अच्छे कार्य के लिए आपको जनता ने चुना है, आप जनता के बीच में जाएं, जनता की तकलीफों को समझें। और सबसे बड़ी तकलीफ है जनता के जेब का बोझ आप कितना कम कर सकते हैं। आदमी की कमाई 10,000 है और खर्चा 20,000 आता है, वो कैसे अपना गुजारा करे, इस बात को देखने की जरूरत है। टैक्सेशन को कम करना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी है जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। हमें सत्ता इसीलिए दी गई है कि हम लोगों को राहत दें, ना कि जनता को लूट लें। बाकी हर हाल में जनता लूट रही है, आप देख लें, सुबह से शाम हम टैक्स में जीते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें बिना टैक्स की मिलती है? एक प्रदूषित हवा हमको बिना टैक्स की मिलती है। उसके बदले जो हम बीमार होते हैं, उसके बदले में जो हमें डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है और उसके बदले में जो दवाइयाँ खाते हैं उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। तो आम आदमी को जो राहत मिले, सुख दया मिले, मकान बनाए, कहीं ज़मीन खरीदे, प्लॉट खरीदे, आराम से उनको सुविधा मिले, ज़्यादा टैक्सेशन नहीं लगे, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के भार नहीं पड़े, इन सब चीज़ों को राहत मिले। जब आम आदमी खुश होता है, जब भी उसके आंखों में खुशी का आंसू आएगा, जिस दिन वो समझेगा कि आपने हमारे लिए, हमारी तकलीफ को दूर करने के लिए हमने जिसको चुना वो हमारे लिए साक्षात हुए। जी, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूँगा जी, क्या कहेंगे आप, किस नज़र से आप देख रहे हैं 2023 का जो राजस्थान का चुनाव है और 2024 का जो केंद्र का चुनाव है, दोनों जगह? दोनों जगह की बात है कि भाजपा आएगी जी, केंद्र के अंदर मोदी जी तीसरा टर्म लेंगे और राजस्थान के अंदर वापस पुनः भाजपा आएगी। उसके पीछे मेरा मूलभूत जो काम हो रहे हैं वो एक आधार है। मैं एक विषय करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जी जी। मेरे करीब 7 साल पहले मैं चीन गया और जो चीन के वहाँ की सुविधाएं, फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा तो ऐसा मन में आया कि यार भारत में कब क्या होगा। और जो ये एक वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है, मोदी जी ने चलाई है जी, मोदी जी का ही नाम लेंगे क्योंकि वो परिकल्पना विचार आया वहाँ से। और उस ट्रेन में गया तब मैं सोचा कि हिंदुस्तान में तो ये संभव नहीं आने वाले 10 से 20 साल, क्योंकि मानसिकता जो तंत्र की है ना वो ऐसी लगती नहीं है कि ऐसा विकास परक चीज़ें देंगे। और जब पिछले महीने में दिल्ली से अजमेर मेरे को इसमें वंदे भारत ट्रेन में आने का मौका मिला तो वो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो ट्रेन है वो चीन की उस ट्रेन से कई गुना बेहतर ट्रेन है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर के लिए कमिटेड। और दूसरा आप देखो, आज करीब मोदी जी को 9 साल होने हैं सरकार को, एक घोटाले का आरोप लगाने की स्कोप ही नहीं है। इतना काम हो रहा है, सड़कों का, हवाई जहाज़ों का, एम्स का, मतलब आम जो भाई साहब ने कहा, मैं भाई साहब की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि जनता के लिए राहत प्रदान कौन कर रहा है बिना शिकायत के, अनवरत काम करने वाले जी, क्योंकि राष्ट्र साधना ही ध्येय है जी, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए जी। और ऐसा है ना कि मातृभूमि के लिए काम करने वाले लोग हैं जी। कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे ना रहे, उस परिकल्पना के साथ जीने वाले लोग जब सत्ता में बैठे होते हैं तो वो विश्वास आता है कि 9 साल हो गए हैं तो अगले बार भी आएंगे और यहाँ पे पुनः जो जनता की थोड़ी बहुत गलती हुई है, कहीं नाराज़गी रही होगी, बहुत मामूली सी नाराज़गी थी, उसको इस बार आकर के हम दूर करेंगे। सर, अंतिम टिप्पणी आपकी, 2023 और 2024 दोनों को किस दृष्टि से आप देखते हैं, कहाँ होगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं तो एक बात कह सकता हूँ जी कि हर आदमी अपनी बात कहने के लिए फ्री है और हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी बात से लोगों को आकर्षित करूं, जनता को सुख सुविधा दें, हम करें। इसका फैसला जनता के हाथ में सुरक्षित है, जनता उसका फैसला देगी, वो आपको मालूम पड़ जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी Thank you. सार्थक चर्चा हुई और भविष्य में भी इसी तरह हम आप लोगों को याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज़ की इस विशेष प्रस्तुति में आपने बहुत सारे मुद्दों को जाना, समझा और इसी तरह के अनेक मुद्दों को लेकर अलर्ट भारत न्यूज़ आपके बीच आता रहेगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।